हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं वन शॉट डिवीजन की इस सीरीज में आपका क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो आज इसको समझते हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। हमारा टॉपिक सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल, आज हम इसको 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि क्या होता है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, उस कंडीशन को आप उसे क्या कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को आप कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपने पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा है? मोनोमियल पढ़ा है, बाइनोमियल पढ़ा, ट्राइनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल, जिसको कि में 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल, और बाकी सभी को हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। अब पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की होगी, मतलब वेरिएबल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उसे आप क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, सपोज कीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3, तो ये क्या है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, मतलब मैक्सिमम पावर 1, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं हो, सपोज कीजिए सिर्फ ये नंबर लिखा है 3, तो ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। तो इस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की पावर। अब यहाँ वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर x की पावर 0 लिख दूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा? x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 और 3 का इंटू होकर 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी है? 0 है। तो जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? 0। मतलब आपको जब वेरिएबल कोई नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी होती है? 0। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट कितने होते हैं? 0 होता है, उसे हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो वो डिग्री हमारी कैसी है? नॉट डिफाइंड होती है। उस डिग्री को डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है। तो ये तो हुआ पॉलिनोमियल के बारे में बात। अब आपकी जो क्लास में आपको जो कुछ इस टाइप के डायग्राम आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आपको इनको देखकर बताना है कि इसमें कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा वही होगा हमारा उसके जीरोस। अब जीरोस क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझें। तो जीरोस वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल के में जो वेरिएबल में अगर उस वैल्यू को पुट कर देते तो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगी? 0 बना देगी। सपोज कीजिए हमारे पास में लिखा है 2x + 4 = 0, 2x + 4 लिखा है। तो इसका 0 क्या होगा? तो इसका 0 के लिए आप क्या करते हैं? इस 4 को ट्रांसपोज करें तो क्या लिख सकते हैं आप? इसको 2x = -4 लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी? ये होगी -4/2, यानी x हो गया आपके पास -2। तो ये जो हमारा -2 निकला है ये क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। मतलब x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 कर दे उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो कर्व है वो 1, 2 और 3 प्लेसेस पर इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो गए? 3 जीरोस हो गए। ये हमारे पॉलिनोमियल जीरो कितने कहलाएंगे? 3 जीरोस कहलाएंगे। और ये पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास में कितने हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केवल 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में से 0 कितने कहलाएंगे? 2। अगर हमारा पॉलिनोमियल को इस तरीके से जा रहा है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसको कोई भी 0 नहीं होगा। तो 0 कब मिलेगा आपको? जब वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो ही हमें उसका 0 मिल पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो हम आप ये शेप जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? इस टाइप के शेप को आप कहते हैं पैराबोला। कभी कभी एमसीक्यू में इस टाइप की चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये हमारा शेप कैसा हो गया? पैराबोलिक हो गया ये कर्व। दूसरी बात करें, ये हमारा जो है इसे आप क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ये हमारी लाइन हो गई, ये हो गया हमारा पैराबोला। अब आते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो होता है इसमें फैक्टराइजेशन।
जैसे आपको इक्वेशन दिया गया है आपकी बुक में 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको हमारे जैसे ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जमा देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो इसे थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर लें, तो ये होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो हमारा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 18 हुआ। साथ ही साथ आपको इसके साइन को भी देखना है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव। अब आपका जो प्रोडक्ट आया है आपको इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है जिनका सम किसके इक्वल हो, सेंटर वाले पार्ट के इक्वल हो। तो जब आप इसको 18 के फैक्टर्स करेंगे तो इसमें आपको 2 और 9 मिलेगा, जिससे आप मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 2 और 9 को 18 आता है। और अगर मैं 2 में से 9 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास -7। तो इसको आप लिखेंगे 6x² प्लस 2x माइनस 9x एंड -3। अब ये हो गया 6x। अब देखिए इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम पार्ट दो पार्ट में से जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लीजिए। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, दोनों से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ x की पावर आपके पास 2 है, यहाँ पर केवल x है, तो x की एक पावर भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3x और यहाँ बचेगा +1। अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं -3। तो ये हुआ आपके पास अगेन 3 3 = 9 और 3 1 = 3, तो 3x + 1 ये हमारे पास आया। तो ये हुआ 3x + 1 और ये दूसरा हुआ हमारा 2x - 3। अब इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो ये हुआ 3x + 1 = 0 और दूसरा क्या हुआ आपके पास 2x - 3 = 0। तो ये इसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, 3x = -1 और ये बना आपके पास 2x = -3। तो ये आपके पास बना x = -1/3 और यहाँ आपके पास बनता है x = -3/2। तो ये हुआ हमारे इसके जीरोस। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या निकाले, जीरोस, जिसको हमने कौन सी मेथड से निकाला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व किया है। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिया है ax² प्लस bx प्लस c = 0, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जो दो जीरोस मिलेंगे इनको हम नाम देते हैं अल्फा एंड दूसरे को दे देते हैं बीटा। तो हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसमें इसकी रिलेशनशिप को प्रूव करना है, रिलेशन आइडेंटिफिकेशन को शो करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको आप कहेंगे सम ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है -v/a के, और जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a के। ठीक, और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, अगर हमें जीरोस ऑलरेडी दिए हों तो आप यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर अगर आपको अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस दिए हुए हैं तो उस कंडीशन में आप इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए और उसके जीरोस को निकाल कर वेरीफाई करना हो तो पहले आपको क्या करना होगा, अभी जैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को देखा वहाँ पर हमने अल्फा और बीटा को निकालना सीखा। अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज़ करना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपको इक्वेशन आ गया इस तरीके से, अगर आपको इक्वेशन दिया जाए और उसके जीरोस निकालकर आपको प्रूव करना हो कि अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, या आपको दिया जाए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू
तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं, उन्हें आप लिख लें। तो ये जैसे पहला होता है, हमने पढ़ा हुआ, देखिए बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिखें तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इनटू में ए प्लस बी। अब अगर हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है तो ये क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल हो गया हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज हमें एक इक्वेशन इस तरीके से दे दिया जाए, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, या चलिए 4 लिख देता हूँ, इक्वल 0। हमें बताना है इसमें 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 3 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। अब आपको क्या करना है? 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा कैंसिल, बचा बीटा, बीटा का इंटू 1 में किया बीटा, इस बीटा से डिवाइड करने पर बीटा कैंसिल, बचा अल्फ़ा, इंटू 1 में किया तो अल्फ़ा। तो ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अभी हमने क्या पढ़ा था? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है सी अपॉन ए के। तो जो वैल्यू होगी हमारी ये कितनी हुई? माइनस 7 अपॉन 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हुई? सी अपॉन ए मतलब 4 अपॉन 3। चलिए तो यहाँ पर आपके पास बीटा प्लस अल्फ़ा आया, मतलब वैल्यू क्या हुई आपकी? माइनस 7 अपॉन 3, और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हुई? 4 अपॉन 3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आपका आंसर हुआ माइनस 7 अपॉन 4। तो इस तरीके से अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए तो आपको जो दिए जाएंगे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, या जो भी इस फॉर्म में आपको दिया जाएगा जहां मैंने आइडेंटिटीज का यूज़ आपको बताया है, उन वैल्यूज़ को निकालने का, सॉल्व करने का तरीका इस प्रकार से होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन इसकी रिलेशनशिप को प्रूव करने का। जैसे हम इक्वेशन ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब हमें इसमें वेरीफाई करना है इसकी रिलेशनशिप को। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3 होगी, b की वैल्यू होगी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी? -4। अब यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा हुआ, पहले हम इसके जीरोस निकाल लें। तो ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मिलकर सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा? ये तो होगा 12। अब यहाँ पर साइन देख रहे हैं आप माइनस का, तो -12 होगा। तो अगेन आपको ऐसे दो नंबर देखना जिनका प्रोडक्ट 12 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है? 1। तो आप देखेंगे 3 और 4 का इंटू करने पर कितना आता है? 12 आता है, और 3 में से 4 माइनस करने पर कितना मिलता है हमें? -1। तो इसे आप लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इन दोनों से आप क्या करेंगे? यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए, आपको बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से जब -4 कॉमन लेंगे तो अगेन क्या बचेगा? x प्लस 1। तो ये हुआ आपके पास x प्लस 1, और दूसरा हुआ आपके पास 3x माइनस 4। इनको जीरो के ऊपर लिख लें, ये हुआ x प्लस 1 इक्वल 0 और 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर हुआ आपके पास x की वैल्यू -1, और दूसरा हमारा जीरो कितना है? 3x इक्वल 4, तो x इक्वल हुआ 4/3। तो जो अल्फ़ा हुआ वो कितना हो गया? -1, बीटा हुआ आपके पास 4/3। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो वैल्यू कितनी है अल्फ़ा की? -1, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई? 4/3। चलिए यहाँ -b अपॉन ए की वैल्यू रखते हैं, तो ये हुआ -1/3। इसका एलसीएम लेने पर देखिए एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। ये 1 से डिवाइड 3 3 -3 + 3 बन जा 3,
1 से डिवाइड किया, इसको 1 को मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 इक्वल, ये माइनस और माइनस हुआ प्लस 1/, यहाँ 4 माइनस 3 कितना हुआ 1/3, 4, और यहाँ भी कितना आ गया 1/3। तो ये हुआ वेरिफिकेशन। चलिए सीधे इस प्रोडक्ट चेक कर लें। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो गया C/A होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 और C की वैल्यू हमारे पास में क्या है -4, E की वैल्यू है 3, तो ये भी कितना हुआ -4/3 इक्वल -4/3। तो ये हमारे दोनों पार्ट इक्वल आ गए। तो ये सीखा आपने इनका वेरिफिकेशन की, जीरोस का इक्वेशन किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, है ना। हमने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली और उनको वेरीफाई किया रिलेशनशिप को। हमारी रिलेशनशिप क्या कहती थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -B अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा का इक्वल होता है C/, जो हमने प्रूव किया। तो आई होप वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।